तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुए हैं और इस सीजन का नाम है द कलिंग गेम। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि फर्स्ट के 2 एपिसोड्स में हमें बस ये बताया गया है कि कलिंग गेम स्टार्ट हो गया है, पर उसके रूल्स क्या है और वो किस तरह काम करता है ये सब हमें शायद थर्ड एपिसोड में बताया जाएगा। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको इस कलिंग गेम के रूल्स बता देता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में थोड़ी बहुत आसानी रहे। अब अगर आपको याद हो कि सीजन 2 के आखिर में किंजाकू की वजह से 2 तरीके के सोर्सर्स अवेकन हुए थे। पहले वो जो कि नॉन सोर्सरर्स थे और उनकी सिर्फ टेक्निक ही डेवलप हुई थी, यानी कि आम लोग जिन्हें किसी तरीके की कर्स टेक्निक मिल गई है, और दूसरे वो आम लोग जिनकी बॉडी में पुराने जमाने के सोर्सरर्स अवेकन हुए हैं, यानी एक तरीके से उनकी आत्मा इनकी बॉडीज के अंदर इंटर कर गई है। और ऐसा कैसे हुआ, वो किंजाकू ने उन्हें कोई कर्स्ड आइटम खिलाकर किया। और क्योंकि किंजाकू बहुत टाइम से जिंदा है तो उसने पुराने सोर्सरर्स से कहा था कि वो उन्हें नए जमाने के नए सोर्सरर्स की बॉडीज में रीइंकार्नेट करेगा, पर बदले में उन्हें इन कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा। अब यहाँ किंजाकू इस गेम को बनाने वाला जरूर है, पर इस गेम का गेम मास्टर नहीं है, इसलिए किंजाकू को मार देने से ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये गेम खत्म कैसे होगा वो शायद हमें आगे कभी पता चलेगा। अब यहाँ इस कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए जापान को 10 कॉलोनीज में डिवाइड किया गया है, जहाँ के लोग एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। और इस गेम के टोटल 8 रूल्स होने वाले हैं, तो चलिए उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। इनमें से पहला रूल ये है कि जिन लोगों की भी नई कर्स टेक्निक्स डेवलप हुई है हाल ही में, उन्हें 19 दिन के अंदर किसी कॉलोनी में जाकर इस कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। और फिर दूसरा रूल ये है कि अगर वो 19 दिन के अंदर किसी भी कॉलोनी में या फिर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों की टेक्निक्स उनसे छीन ली जाएगी, जिनसे उनकी मौत हो जाएगी। तीसरा रूल ये है कि कोई भी नॉन प्लेयर, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई सॉर्सरर हो, अगर वो किसी कॉलोनी में गलती से भी इंटर कर जाता है तो उसका कलिंग गेम में पार्टिसिपेट हो जाता है, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पर अगर कोई गेम स्टार्ट होने से पहले ही किसी कॉलोनी के अंदर था तो उसके पास एक मौका होगा उस कॉलोनी से बाहर निकलने का, और अगर वो बाहर निकल कर वापस अंदर आ जाता है तो उसका वापस से पार्टिसिपेट हो जाएगा कलिंग गेम के अंदर, फिर वो वापस नहीं निकल पाएगा जब तक कलिंग गेम खत्म नहीं हो जाता। अब चौथा रूल ये है कि इस गेम के अंदर एक पॉइंट सिस्टम है, जहां सोर्सर्स को एक दूसरे को मारकर पॉइंट्स हासिल करने होंगे, यानी आपको सोर्सर्स को मारकर कोई ना कोई पॉइंट मिलेंगे। और फिर इसके बाद आता है पांचवा रूल, गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि किस सोर्सर्स को मारने के कितने पॉइंट्स हैं। और अगर अब जनरली बात करें तो एक सोर्सर को मारने के 5 पॉइंट है और एक नॉन सोर्सर को मारने का सिर्फ एक ही पॉइंट है। और अगर कर्स्ड स्पिरिट की बात की जाए तो उन्हें भी मारने के 5 पॉइंट से दिए जाएंगे। अब छठा रूल ये है कि अगर किसी प्लेयर के भी 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो गेम मास्टर से बात करके कलिंग गेम के अंदर एक नया रूल ऐड करवा सकता है। बस आपने यही ध्यान में रखना है कि आप किसी भी पुराने रूल को खत्म नहीं करवा सकते और ना ही कोई ऐसा रूल बना सकते हो जिससे कोई पुराना रूल खत्म हो जाए। अब आता है सातवां रूल। सातवां रूल ये है कि अगर आपने कोई रूल ऐड करवाया है, अगर गेम मास्टर उसकी मंजूरी नहीं दी है तो वो नहीं माना जाएगा, यानी गेम मास्टर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो किसी रूल को ऐड करना चाहता है या फिर नहीं। अब जैसे कि कोई प्लेयर यहाँ पर 100 पॉइंट्स जमा करके गेम मास्टर से एक रूल ऐड करवाता है कि कल ये गेम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो गेम मास्टर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो उसके इस रूल को ऐड करने से मना कर सकता है, यानी कि जब तक गेम मास्टर चाहेगा तब तक तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा। अब यहाँ आता है लास्ट और फाइनल रूल कि अगर किसी का भी 19 दिन के अंदर कोई भी पॉइंट सिस्टम चेंज नहीं होता है, यानी कि कोई ये सोच के बैठा है कि अगर मैं किसी भी सॉर्सरर को नहीं मारूंगा तो मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और कोई भी मेरा दुश्मन नहीं बनेगा, ऐसा सोचने वाले लोगों की कर्स टेक्निक उनसे छीन ली जाएगी, जिसके चक्कर में उनकी मौत हो जाएगी। यानी कि जो भी लोग इस कलिंग गेम के पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को 19 दिन के अंदर किसी ना किसी को मारना ही होगा, वरना उनका पॉइंट चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो वो लोग मारे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 8 रूल समझ में आ गए होंगे, और अब आगे कौन कौन से रूल्स बनने वाले हैं ये हमें सीजन 3 में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ यूजी को देख पाते हैं जो कि अपने खून से लगे हाथों को साफ करने की कोशिश करता है, और फिर अगले ही सीन में हम उसे एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ एक बड़ा सा कर्स्ड स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे बचने के लिए यूजी बिल्डिंग की दूसरी साइड से छलांग लगा लेता है और उससे बचकर भागने लगता है। लेकिन तब भी ये कर्स्ड स्पिरिट उसे पकड़ लेता है और उसे एक बिल्डिंग में दे मारता है। अब जैसे ही ये कर्स्ड स्पिरिट यूजी पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक सॉर्सरर आकर उसे अपनी तलवार से काट देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूटा होता है, जो कि यूजी के जमीन पर गिरते ही उस पर अपनी तलवार तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और हम यहाँ जान पाते हैं कि यूटा ही असल में यूजी का पीछा कर रहा था, जिससे बचकर यूजी यहाँ से भाग रहा था। अब यहाँ ये सब हो क्या रहा है, बेसिकली ये सीजन 3 का इंट्रो था, और फिर इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नाओया जेनिन को देख पाते हैं जो कि नया जेनिन क्लैन का हेड बनने वाला है। और यहाँ हम उसे माकी के बारे में बात करता देखते हैं जो कि जोगो के साथ हुई फाइट के दौरान से काफी बुरी हालत में थी। यहाँ हम नाओया को 2 लोगों से मिलते देखते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है ओजी जेनिन और दूसरे का नाम होता है जिनिची जेनिन। ओजी यहाँ नाओया के लेट आने पर उसे काफी ज्यादा डांटने लगता है, जहाँ पर नाओया उसे काफी कुछ कह देता है। नाओया की ये बातें सुन ओजी और जिनिची दोनों को ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर ओजी तो सीधा उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ उसके फादर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और हम आखिरकार उनकी विल सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि नाओया असल में नाओबिटो जेनिन का बेटा है, जो कि पिछला जेनिन क्लैन का हेड था। अब पिछला क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फुरुडाटे नाम का बंदा आकर इन सबको बताता है कि नाओबिटो मर चुका है। और अब मैं तुम तीनों को उनकी विल पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। वो यहाँ इस विल को पढ़ना शुरू करता है कि नाओया को जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा और सारे जेनिन क्लैन के एसेट्स और साथ ही जुजुत्सु हाई के एसेट्स भी उसके नाम कर दिए जाएंगे, जिसमें कर्स टूल्स भी
शामिल हैं, पर ओजी और जिनीची के एसिड्स को हासिल करने के लिए उसे उनकी परमिशन लेनी होगी। ये कहने के बाद वो आगे बढ़ता है कि अगर सातोरू गोजो किसी भी वजह से मारा जाता है तो मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन का नया हेड बनाया जाएगा और नाओया को उसी वक्त जेनिन क्लैन की पोजीशन को छोड़ना होगा और सारे के सारे एसेट्स मेगुमी के नाम कर दिए जाएंगे। ये सुन नाओया हमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता हुआ नजर आता है। नाओया फिर वहां से निकलने के बाद अपनी एक असिस्टेंट से मेगुमी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जहाँ वो बताती है कि वो यूजी को ढूंढने के एक मिशन पर गया है। ये सुन नाओया अपनी इस असिस्टेंट को कहता है कि वो सारे हायर अप्स के पास जाकर उनसे कहे कि वो यूजी को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर को प्रोसीड करें, क्योंकि वो सुकुना की वेसिल है और गोजो भी अब उसे रोकने के लिए यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से अगर सुकुना यूजी की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो तबाही शुरू कर देगा। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये उसकी मेन इंटेंशन नहीं है। उसका यहाँ मेन मकसद ये है कि वो सिर्फ मेगुमी को खत्म करना चाहता है ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटाकर जेनिन क्लैन का परमानेंट हेड बन जाए, और अगर नाओया किसी तरह यूजी को मारने में कामयाब हो जाता है तो मेगुमी भी अपने आप ही मारा जाएगा, क्योंकि जापान अब एक ऐसी स्टेट में है कि यहाँ मौजूद लोग कभी भी किसी भी वजह से मर सकते हैं, क्योंकि कर्स्ट स्पिरिट आजाद घूम रहे हैं और सॉर्सरर से एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ नाओया यहाँ से यूजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन कट होता है जहाँ हम यूजी को सीढ़ियों पर बैठा देखते हैं, जो कि अपने शिबुया इंसिडेंट के पास को याद कर काफी परेशान होता है कि तभी चोसो आकर उससे उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है, जिस पर यूजी बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चोसो फिर उसे यहाँ से वापस जुजुत्सु हाई जाने का मशवरा देता है, लेकिन यूजी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर मेगुमी है और उसका इस्तेमाल करते हुए सुकुना कुछ खतरनाक करना चाहता है, इसलिए यूजी वहाँ नहीं जा सकता। और साथ ही यूजी ये भी कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी है और उसकी वजह से मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, जिसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। अब यहाँ ये दोनों बात करते हुए कुछ कर्स्ट स्पिरिट्स को मारने के लिए निकल जाते हैं, जो कि शिबुया इंसिडेंट के बाद से पूरे जापान में आजाद घूम रहे हैं। और अगले सीन में हम यूजी को एक पानी के ब्रिज पर दो कर्स्ट स्पिरिट से फाइट करता देखते हैं, जहाँ कर्स्ट स्पिरिट के अटैक से ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाता है और यूजी इन दोनों से लड़ता हुआ ब्रिज से काफी दूर आ जाता है, पर वो यहाँ सक्सेसफुली इन दोनों को ही मार देता है। लेकिन अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि और भी कर्स्ट स्पिरिट यूजी पर एक एक करके उस पर हमला करने के लिए आते रहते हैं। यूजी भाग भाग कर इन सबसे फाइट करता है ताकि वो बड़े और ताकतवर स्पिरिट से लड़ने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ को बचा सके। अब यहाँ यूजी इन सबको अपने पीछे भगाता हुआ एक अंडरपास ब्रिज में पहुंचता है, जहाँ चोसो इन सबको एक लाइन में देख अपनी ब्लड टेक्निक से खत्म कर देता है, और जो कर्स्ट स्पिरिट पीछे से आकर चोसो पर हमला करने वाला होता है यूजी उसे एक ही पंच मार के खत्म कर देता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि यूजी पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और चोसो भी यहाँ कुछ ऐसा ही कहता है और अपने छोटे भाई की काफी तारीफ करता है। अब यहाँ चोसो यूजी से कहता है कि वो थोड़ा सा और सोचे और वापस से याद करने की कोशिश करे कि क्या उसके पेरेंट्स में से किसी एक के भी सर पर स्टिचेस थी या नहीं, जिस पर यूजी कहता है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं। कि तभी हम यहाँ नाओया को देख पाते हैं, जो कि यूजी को ढूंढता हुआ इधर पहुंच गया था, इस उम्मीद में कि शायद मेगुमी भी यूजी को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। नाओया यहाँ यूजी को ये भी बता देता है कि जैसे ही मेगुमी यहाँ उसे ढूंढता हुआ आएगा वो उसे मार डालेगा, जिससे वो जेनिन क्लैन का परमानेंट हेड बन जाएगा। यूजी ये सब सुन उससे उसका नाम पूछता है कि वो आखिर कौन है, जिस पर नाओया कहता है कि उसके पास अभी भी वक्त वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि उसको मौत की सजा सुना दी गई है और बहुत से सॉर्सरर्स उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुन यूजी काफी ज्यादा शॉक होता है, जहाँ पर नाओया उसे भागने का एक आखिरी मौका देता है, पर यूजी यहाँ से भागता नहीं और उससे मेगुमी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है और वो उसे क्यों मारना चाहता है। अब नाओया यहाँ यूजी के सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं देता, वो बस उसे इतना ही बताता है कि वो मेगुमी को मारना चाहता है, जिसे सुन यूजी को गुस्सा आ जाता है। पर तभी नाओया उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक करता है, जिसके जवाब में चोसो भी नाओया पर अटैक करता है, पर नाओया की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि उन दोनों में से किसी एक का अटैक भी उस पर हिट नहीं होता। लेकिन तभी यूजी उस पर एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे बचने के लिए नाओया को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। और ये देख चोसो और यूजी समझ जाते हैं कि ये जरूर उसकी कोई टेक्निक है, और जब वो अपनी टेक्निक वापस से एक्टिवेट करने ही वाला होता है, यहाँ ये तीनों गोजो से भी पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, जो कि यूटा की थी, जो कि यहाँ यूजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आया था, और वो उसके साथ दो और लोगों को देख काफी सरप्राइज होता है। यूटा यहाँ फौरन छलांग लगाकर इनके पास पहुंचता है, जहाँ नाओया उसे बताता है कि वो उसकी साइड पर है और साथ ही वो माकी का कजन भी है और वो भी उसी की तरह यूजी को मारने आया है। पर वो यूजी को मारने से पहले उसे कुछ देर तक जिंदा रखना चाहता है, ताकि वो उसे किसी काम के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ वो यूटा को अपना रीजन तो नहीं बताता कि वो यूजी को बेट की तरह क्यों इस्तेमाल करना चाहता है, और ना ही यूटा उससे इस बारे में पूछता है। ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चोसो यहाँ यूजी से कहता है कि वो यहाँ से भागे, क्योंकि यूटा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। इसीलिए चोसो यहाँ डिसाइड करता है कि वो यहाँ यूटा को रोके रखेगा ताकि यूजी यहाँ से भाग सके। अब जैसे ही चोसो यूटा पर अटैक करता है, नाओया उसे ऐसा करने से रोक लेता है और यूजी मौका देख यहाँ से भागता है, पर यूटा उसकी स्पीड को मैच कर उसका पीछा करने लगता है। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम यूटा को यूजी को तलवार से मारते हुए देखते हैं। यूजी उसके हर एक अटैक से जैसे तैसे बच रहा होता है, और यूटा उसके फाइटिंग स्टाइल को देख उससे काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि वो माकी की तरह ही उससे फाइट कर रहा होता है। फाइट करते हुए ये दोनों की बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जहाँ यूटा उसे बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है, पर क्योंकि उनके पास 6 आइज हैं, इसलिए उनकी ये कर्स्ट एनर्जी खत्म नहीं होती, पर मेरी जरूर होती है। तो चलो देखते हैं कि तुम मेरी कर्स्ट एनर्जी खत्म होने तक जिंदा रह पाओगे या नहीं। अब यहाँ इन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ यूजी उसकी मूवमेंट्स को ना रीड कर पाने की वजह से काफी टेंशन में आ जाता है, और हमें यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है कि जब कोई कर्स्ट एनर्जी को एक पॉइंट पर जमा करके अटैक करता है तो उसे डॉज किया
किया जा सकता है क्योंकि सॉर्सरर्स कर्स्ट एनर्जी को देख पाते हैं और ऐसे अटैक्स यूजी ही करता है। पर दूसरी तरफ यूटा जैसे सॉर्सरर्स भी हैं जो कि अपनी पूरी बॉडी को ही कर्स्ट एनर्जी से ढक पाते हैं ताकि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सके और सही टाइम पर अटैक भी कर सके, और इसीलिए उनकी मूवमेंट्स को रीड करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ यूजी गोजो की बातों को याद करता हुआ एक बड़ी सी नाइफ निकालता है, जहाँ गोजो ने उसे बताया था कि तुम कर्स्ट टूल्स का इस्तेमाल ना करो बल्कि किसी भी वेपन को उठाओ और उसमें अपनी कर्स्ट एनर्जी इम्ब्यूट करने की कोशिश करो, जिससे वो वेपन काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो एक कर्स्ट वेपन को भी टक्कर दे पाएगा। पर जब यूजी इसे ट्राई करने लगता है तो हम यहाँ देख पाते हैं कि गोजो ने उसे ये सब करना सिखाया ही नहीं था, और यूटा यहाँ उसकी इस नाइफ को तोड़ देता है और साथ ही उसे अपनी तलवार से थोड़ा जख्मी भी कर देता है। लेकिन ऐसा करने से यूटा की खुद की तलवार भी टूट जाती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा शॉक होता है। पर ये तो नॉर्मल ही था क्योंकि आखिर यूजी को गोजो ने ट्रेन किया है। यूजी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रीका पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और यूजी उससे अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। जहाँ यूटा अपनी टूटी तलवार से यूजी के दिल को स्टैप कर देता है और हम देख पाते हैं कि यूजी अब मरने वाला है और उसे मारने के लिए यूटा उससे माफी मांगता है। सीन कट होता है जहाँ हम चोसो और नाओया को फाइट करता देख पाते हैं और चोसो यहाँ नाओया से काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है। यहाँ हम नाओया की टेक्निक की झलक भी देख पाते हैं जो कि बिल्कुल नोबितो की टेक्निक की तरह ही थी। अब यहाँ एक पिलर के टूट जाने से चोसो को फाइनली उसके अटैक से बचने का एक मौका मिलता है, जहाँ नाओया उसकी काफी तारीफ करता है और वहां से कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, जहाँ वो दूर से भागता हुआ चोसो के करीब आने लगता है ताकि वो उस पर एक जोरदार वार कर सके। लेकिन चोसो उसे सेंस कर लेता है और उसके दो अटैक से बचकर उन्हें काउंटर करने की कोशिश करता है, पर नाओया का तीसरा अटैक उसे हिट कर जाता है और इस अटैक में उसके पास एक नाइफ थी, जिससे चोसो काफी ज्यादा इंजर हो जाता है और उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिससे उसे अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ये देख नाओया काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो फाइनली मेरी स्पीड को मैच कर पा रहा है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अब अपनी टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ वो चोसो को इस नाइफ वाली बात को राज रखने के लिए कहता है क्योंकि उसके जितने भी बड़े भाई हैं वो सारे के सारे कर्स्ट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और नाओया मानता है कि जो भी लोग वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और इसीलिए उन्हें वेपन्स का सहारा लेना पड़ता है, और इसी वजह से नाओया अपने सारे बड़े भाइयों को अपने से नीचे देखता है और उनकी इज्जत नहीं करता। चोसो उसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम आज जो कुछ भी हो वो सारे अपने बड़े भाइयों की वजह से हो, जिस पर नाओया इस बात को इनकार करता है, जिस पर चोसो उसे बताता है कि क्योंकि मैं भी एक बड़ा भाई हूँ तो अगर मैं गलत रास्ते पे जाता हूँ तो मेरे छोटे भाई भी उसी रास्ते पर जाएंगे या फिर वो किसी दूसरे रास्ते को अपनाएंगे और मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर अगर मैं शुरुआत से ही सही रास्ते पर जाऊंगा तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाऊंगा जहाँ वो भी उसी रास्ते को चुनेंगे और मेरे पीछे आकर उसी रास्ते को फॉलो करेंगे, और इसी रास्ते पर चलने के लिए मैं बार बार गलतियां करता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाइयों को वो सब करने से रोक सकूं जो कभी मैंने किया था। और फिर ये सब कहते ही चोसो यहाँ एक बहुत बड़ी खून की सुनामी ले आता है, जिससे बचता हुआ नाओया यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ हमें इस पावर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि चोसो अपनी कर्स्ट एनर्जी और साथ ही अपने आसपास में मौजूद कर्स्ट एनर्जी को ब्लड में तब्दील कर सकता है, और ऐसा वो तब तक कर सकता है जब तक उसकी खुद की कर्स्ट एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अब सुनामी के साथ साथ चोसो यहाँ ब्लड स्ट्रीम से भी नाओया पर अटैक करता है, जहाँ नाओया को सुनामी से बचने के साथ साथ उसके इन अटैक्स को डॉज भी करना पड़ता है। लेकिन तभी सुनामी खत्म हो जाती है और नाओया नोटिस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा ब्लड उसके कपड़ों पर लग गया है, जो कि चोसो की मैनिपुलेशन की वजह से उसके कपड़ों को काफी ज्यादा भारी बना रहा है ताकि वो कुछ देर के लिए मूव नहीं कर पाए, और तभी वो अपने बराबर में चोसो को देखता है जो कि उसे चेकमेट कहकर उस पर हमला करने वाला होता है। नाओया ये देख अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपने आसपास खून की बहुत सारी बूंदों को देख शॉक हो जाता है जो कि चोसो के कहने पर एक्सप्लोड कर जाती हैं, और हमें यहाँ बताया जाता है कि ये चोसो की अपनी ओरिजिनल टेक्निक है जिसका नाम उसने सुपरनोवा रखा है। अब इस सुपरनोवा वाले अटैक से नाओया काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब जैसे ही वो चोसो को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने पीछे यूटा को देखता है जो कि यूजी की लाश के साथ एंट्री करता है और उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, और नाओया से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है कि तभी नाओया नोटिस करता है कि वो किसी वजह से तो पॉइजन हो गया है, पर ऐसा कैसे हुआ क्योंकि चोसो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यही सोचता हुआ वो यहाँ मरने लगता है, जहाँ यूटा उसे अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करने की बात करता है, जहाँ बदले में उसे हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि यूजी मर चुका है। नाओया ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम यूजी के पास्ट की एक मेमोरी देख पाते हैं जहाँ यूजी अभी अभी पैदा हुआ है, और यहाँ हम उसके डैड और उसके ग्रैंडफादर को देख पाते हैं, जिसके बाद हम उसकी माँ को देख पाते हैं जिनके सर पर स्टिचेस लगी होती हैं जो कि प्रूव करती हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि केंजाकू ही था। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ हम यूजी को देख पाते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। यूजी को सही सलामत देख यूटा काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करता है और उसे बताता है कि सितंबर के वक्त गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का ख्याल रखना होगा, और खास तौर पर यूजी का, क्योंकि उसकी कंडीशंस बिल्कुल तुम्हारी तरह है जिसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करा जाएगा। और जब मुझे पता चला कि तुम्हें एग्जीक्यूट करा जाने वाला है तो मैंने हायर अप्स के साथ तुम्हें मारने का एक पैक्ट बनाया और तुम्हें एग्जीक्यूट करने की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, पर पैक्ट को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। पर जैसे ही पैक्ट तुम्हारी मौत से खत्म हुआ तो मैंने तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया और अब तुम कुछ टाइम तक के लिए सॉर्सरर से सेफ रहोगे। अब ये दोनों कुछ देर यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से मेगेमी आ जाता है जो कि यूजी को अपने साथ जुजुत्सु हाई चलने के लिए कहता है ताकि वो अपर क्लासमैन के साथ मिलकर इस सिचुएशन
सिचुएशन को हैंडल कर सके। और क्योंकि वहाँ बैरियर कमजोर हो चुका है तो किसी को भी यूजी के वहाँ होने के बारे में पता नहीं चलेगा। ये सुन यूजी कहता है कि मुझे नॉर्मली ट्रीट मत करो क्योंकि मैंने शिबुया में बहुत से लोगों की जान ली है। मेगुमी यहाँ उसे इनकरेज करता है और उसे वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि तुम अकेले नहीं बल्कि हमारी वजह से भी बहुत से लोगों की जान गई और अभी हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कामोनोरी टोची ने एक डेथ गेम शुरू किया है जिसे कलिंग गेम कहा जाता है उन सॉर्सरर्स के दौरान जिन्हें उसने कर्स्ट एनर्जी गिफ्ट करी है, जिसमें सुमिकी भी शामिल है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सुमिकी कौन है मैं आपको पहले ही बता दूं कि असल में वो फुशिगोरो की बहन है जिसे कामो ने कर्स्ट एनर्जी गिफ्ट करी और एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ है और वो अभी किस हाल में है इस बारे में मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। अब यहाँ यूजी सुमिकी का नाम सुन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जहाँ वो यूटा से एक फेवर मांगता है कि अगर उसे सुकुना पजेस कर लेता है तो उसे कुछ भी करके यूजी को मारना होगा क्योंकि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ करने की सोच रहा है। और अभी इस वक्त यूजी के अंदर सुकुना की 20 फिंगर्स में से 15 फिंगर्स मौजूद है, जिनमें से अगर वो 5 भी खा लेता है तब भी वो सुकुना को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप रख पाएगा। पर मसला ये है कि अगर उसे ये पांचों फिंगर्स एक साथ खिला दी जाए तो सुकुना कुछ टाइम तक के लिए उसकी बॉडी को पजेस करके बाहर आ सकता है। और उसके अलावा यूजी यहाँ सुकुना के साथ एक पैक्ट भी बना रखा है जो कि क्या है हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ मेगुमी यूजी से कहता है कि पहले तो हमें जुजुत्सु हाई पहुंचना होगा, जहाँ हम टेंजिन से कांटेक्ट करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर हम गोजो को किस तरह आजाद कर सकते हैं और साथ ही ये भी जान सके कि कामो का असली इंटेंशन क्या है। पर टेंजिन से मिलने के लिए हमें उनके 1000 बैरियर वाले दरवाजों में से सही वाले का पता लगाना होगा, जिसमें सुमो को भी उनकी मदद करेगी और ये उसी का प्लान है। अब यहाँ ये पूरा प्लान सुन यूजी मेगुमी से माफी मांगता हुआ पूछता है कि आखिर नोबारा कैसी है, क्योंकि पिछली बार उसने नोबारा को माइटो के हाथों मरता देखा था और एक सॉर्सरर ने उसे कहा था कि उसकी जान अभी भी बच सकती है। अब यहाँ मेगुमी उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो मर चुकी है। अब यहाँ चोसो भी आ जाता है जिसने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और वो यहाँ इन्हें बताता है कि मैं तुम्हारी टेंजन वाले बैरियर को तोड़ने में मदद कर सकता हूँ, जहाँ हम वही करेंगे जो माइटो ने सुकुना की फिंगर्स चुराने के लिए किया था। और फिर ये चारों जुजुत्सु हाई में पहुंच जाते हैं, जहाँ यूजी माकी और सुकुमो से मिलता है। यहाँ हम माकी की बॉडी पर काफी बर्न स्कार्स देख पाते हैं जो कि जोगो के अटैक की वजह से उसे मिले थे। अब यहाँ चोसो आकर इन्हें बताता है कि वो टेंजिन तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ फॉरबिडन वॉल्ट में चोसो के छोटे भाइयों के रिमेन्स रखे गए हैं जिन्हें चोसो सेंस कर सकता है और उस फॉरबिडन वॉल्ट का पता लगा सकता है। और ऐसा करने से वो लोग टेंजिन के काफी करीब पहुंच जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत से कर्स टूल्स और ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि उनकी इस काम में मदद करेंगे। अब यहाँ ये लोग एक दरवाजे को खोल फॉरबिडन टॉम ऑफ द स्टार्स तक पहुंचने लगते हैं, जहाँ ये लोग फिलहाल तो अभी एक एलिवेटर में होते हैं। एलिवेटर से निकलने के बाद ये लोग सीधा एक हॉलवे में पहुंचते हैं जो कि इन्हें एक सफेद खाली कमरे में ले जाता है। यहाँ इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होता, जिस पर ये लोग समझते हैं कि शायद टेंजिन उन्हें रिजेक्ट कर रहा है और उनसे मिलना नहीं चाहता, जिस वजह से ये लोग वापस जाने लगते हैं कि तभी इन लोगों के सामने टेंजिन खुद आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी धमाकेदार एपिसोड की एंडिंग के साथ हम जान चुके हैं कि कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है, जहां मैंने आपको इस गेम के सारे रूल्स एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। और अब इस गेम में आगे कौन कौन से रूल्स आने वाले हैं वो हमें आगे कभी पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिसके बाद हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।